नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा की थी और उसके 50 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। आज 50 के आगे शुरू करते हैं दूसरे शस्त्र को। आज हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घटना चक्र जो है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेट जारफ की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है 21 अगस्त से 4 सितंबर तक। और इस बार जो है, पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो ऑफलाइन बेस पर हुआ था, इस बार कंप्यूटर बेस्ड पर होगा, यानी ऑनलाइन जैसे हो रहा था ऑनलाइन वैसे ही फिर से शुरू कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने शस्त्र की परिचर्चा को। आज का पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो मुकरियाँ और खालिक बारी ये सब अमीर खुसरो ने पहलियाँ लिखी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? और बीपीएससी की भी टीजीटी पीजीटी की डेट जो है निश्चित कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं इनका उद्देश्य क्या है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन? नहीं। अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन? नहीं। मनोरंजन के वाहक माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा? बिल्कुल सही बात है। अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ थीं वो मनोरंजन के माध्यम से होकर लोक व्यवहार और शिक्षा के प्रति भी थीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन की, कि अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिल कर काव्य रचना करने वाले कवियों के खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। कवियों में जो है खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ भी लिखी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि थे। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे? अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई। कितनी बताई गई? 100, जिसमें से अब 20 और 21 ही उपलब्ध हैं इस समय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शिलाकृति है? कौन सी शिलाकृति है? पाहुड़ दोहा, राउल बेल, प्रकृत पैगलम, वर्ण रत्नाकर। तो शिलाकृति कृति जो है वो है राउल बेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या जो है वो क्या है देख लेते हैं। शिलांकित कृत राउल बेल या गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बेस में कि गद्य पद्य जो है वो कौन सी रचना है या चंपू काव्य जो है वो कौन सी रचना है, तो वो क्या हो जाएगा? राउल बेल। प्राचीनतम हिंदी कृति है कि इसकी रचना राउल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग से हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया, फिर गद्य का प्रयोग किया। इस कृति का रचयिता है रोड़ा नामक कवि। राउल बेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के 7 शब्द मिलते हैं। इसकी भाषा में हिंदी बोलियों के 7 शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी भी प्रधान है। अगला क्वेश्चन है, राउल बेल किस तरह की रचना है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू, शुद्ध काव्य, नाटक, प्रेमाख्यान, प्रबंध काव्य। तो क्या हो जाएगा? गद्य पद्य मिश्रित चंपू।
चंपू काव्य, ये देखो यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया था। 2018 से अभी एलटी ग्रेड का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तभी 2018 में एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर, कुबलय माला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ। इसकी व्याख्या है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है? तो ये जो है व्याकरण ग्रंथ है। कैसा है? व्याकरण ग्रंथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? देखो वही क्वेश्चन जो है फिर से पूछा गया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आदिकाल की है, कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधी। तो ये जो है वो ब्रजभाषा है। कौन सी है? ब्रजभाषा है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन की कि डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा कि काव्य रचना की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था। इन्होंने कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया। ये शैलियाँ हैं डिंगल या पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती थी। जब कवि डिंगल शैलियों का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था। आगे है किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश मीन्स यानी कड़वी जो बोली एकदम बोली जाती है कि लठमार जो बात होती है उसको कर्कश बोलते हैं। इस शैली के साहित्य का अधिकार विस्तार ना हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई। उसका ब्रजभाषा में विगलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याप्त मानते थे वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियाँ चरणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थीं। आगे है कि भक्ति और रीतकालीन में उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा जो है वो ब्रजभाषा है। खड़ी बोली आधुनिक काल की है तथा अवधी जो है मध्यकाल की भाषा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासो ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए हैं? रासो ग्रंथ जो हैं वो लिखे गए हैं डिंगल पिंगल भाषा में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य जो है किस साहित्य का दूसरा नाम है?
सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, रासो साहित्य का। तो चारण साहित्य जो नाम है वो है रासो साहित्य का। किसका है? रासो साहित्य का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं क्या है कि डॉक्टर ग्रियर्सन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। इस काल में राजश्रित कवि ने अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से की जाती थी, नाम से जानी जाती थी, जिससे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया। कितनी रचनाओं का? 12 रचनाओं का, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती हैं। इसमें प्रमुख हैं कौन कौन सी? विजयपाल रासो नल्ला सिंह की कृति है, हमीर रासो सारंगधर की है, खुमाड़ रासो दलपत विजय की रचना है। उसके बाद है बीसलदेव रासो नरपति नल्हा की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, परमाल रासो जगनिक की है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल, सरहपा, शवरपा, लुइपा, बिरूपा, ढोपीपा, कहपा, कृपा आदि सिद्ध कवि हैं ये। उसके बाद कि नाथपंथी योगी अलग जगाते हैं। नाथपंथी योगी जो हैं वो अलग जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ जो है वो है घेरड़ संहिता और शिव संहिता। ये जो है हठ योगी संबंध से ग्रंथ जिन्हें नाथपंथी महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं प्रमाण सहित। अगला है कि गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हठ योग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प आदि हैं। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक अगरचंद्र नट्टाहा थे। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी भाषा जो है इनकी संख्या जो है वो कितनी है? 12 बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कहपा, सारंगधर, कुरूपा। तो ये जो है सारंगधर नहीं है। ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आदिकाल के किस प्रकार का साहित्य लिखा जाता है? आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जाता है? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरिक्त वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीर गाथा काल रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव और गत्यात्मक वर्णन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा कृष्ण लीला का प्रतिपादन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? संधिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल, अपभ्रंश काल। तो 700 से 1400 ईस्वी को हिंदी साहित्य के ग्रियर्सन ने नाम दिया चारण काल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल
नाम दिया है। वे इसका प्रारंभ 640 के आसपास स्वीकार करते हैं। अधिकतर विद्वानों ने कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी उद्धृत किया, जिसे उन्होंने चारण काल कहा। उत्तर प्रदेश, तो इसका जो आंसर जो माना गया था वो माना गया था 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि भीषल देव रासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेह, प्रबंध। तो भीषल देव रासों में गेह शैली का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन की जो व्याख्या है वो देखते हैं हम लोग कि भीषल देव रासो मूलतः गेह काव्य था। इसके रूप में परिवर्तन होता रहा। यह प्रेम और श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा भीषल देव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई। इस ग्रंथ की रचना नरपति नल्हा ने 1155 ईस्वी में की थी। भीषल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। भीषल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्य तक पहुंची। कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीत काल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। भीषल देव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि भीषल देव रासों के रचयिता हैं। कौन है रचयिता? नरपति नल्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि भीषल देव रासों के रचयिता हैं। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, नरपति नल्हा। अगला क्वेश्चन है कि रासो ग्रंथ, निम्नलिखित रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? कौन सा है? भीषल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जय, मयंक, जस, चंद्रिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भीषल देव रासो, जो है प्रेम और काव्य रस है, प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है भीषल देव रासो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? किसका? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, भीषल देव रासो, परमाल रासो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा भीषल देव रासो। इसका सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, राजमती से रूठकर भीषल देव कहाँ गया था? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये गए थे उड़ीसा। राजमती से रूठकर उड़ीसा चले गए थे। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि भीषल देव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा भीषल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमान राजा भीषल देव उड़ीसा चला गया। वहाँ 12 बरस तक राजमती उसके विरह से दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है और समती जीवन की प्रति गहरी आरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है? किसको? चंद्रबरद्वाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नल्ला का भीषल देव रासो, जगनिक का परमाल रासो, दलपत विजय का खुमार रासो। तो आल्हा खंड से जो जाना जाता है ग्रंथ वो है जगनिक का परमाल रासो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
सी। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ आल्हा खंड के नाम से जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर आल्हा और उदल की वीरता का जो है वर्णन है। इसमें उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। ये 1865 ईस्वी में चार्ल्स इटलियस ने जिस आल्हा खंड का प्रकाशन करवाया वह मौखिक परंपरा पर आधारित है। इस प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर ने प्रमाल रासों का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित करवाया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है, तो वो कौन सा है, परमाल रासो। अगला क्वेश्चन है कि आल्हा और उदल चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है, भट्ट, केदार, श्रीधर, जगनिक, चंद्रबरदाई। तो ये जो है वो है जगनिक। कौन है, जगनिक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या था, तो दूसरा नाम क्या था, ये पहले ही बता चुके हैं, परमाल रासो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आल्हा खंड का दूसरा नाम, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, परमाल रासो। अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम यानी रचनाकार का नाम क्या है, तो वो है जगनिक। अगला क्वेश्चन है कि आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किसमें मिलता है, तो ये जो मिलता है परमाल रासों में। किसमें मिलता है, परमाल रासों में। अगला क्वेश्चन है कि कवि जगनिक की रचना का नाम है क्या है, तो कवि जगनिक की रचना जो है वो है आला खंड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमाल रासों के लेखक कौन है, तो परमाल रासों के लेखक हैं जगनिक। अगला क्वेश्चन है कि 12 बरस ले कुकर जिए और 13 बरस ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन का धिक्कार किस विधा की रचना है, तो ये जो है आल्हा विधा की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। इसमें आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्राण रूप मिलता है उतना अन्य दुर्बल है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णों को इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में ना होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आल्हा विधा है। अगला क्वेश्चन है कि वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है, तो क्या है इसका, पृथ्वीराज रासो। वीर काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो। इसकी व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन की। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसके रचयिता चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासों का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय खंड और 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में पृथ्वीराज रासो 7,000 छंद का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें 19 समय खंड हैं। इस संस्करण की
हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है जिसमें 1300 ही छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वी चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता का परिप्रणय या युद्ध का वर्णन जो है वो मिलता है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के राज कवि ही नहीं, उनके सखा और समंत भी थे। षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि उनकी अनेक विधाओं में परंपरागत थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वीराज रासो काव्य के रचयिता हैं। कौन हैं? तो ये चंद्रबरदाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज, अरे कितनी बार रिपीट होगा, चंद्रबरदाई। अगला है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज भिशलदेव के, महाराज राणा प्रताप के, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो ये थे महाराज पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो ये चंद्रबरदाई की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कामायनी, साकेत, रामचरित, पृथ्वीराज रासो। तो ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को भिशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो। तो देखो, अगर भिशलदेव नहीं पता है तुमको तो पृथ्वीराज रासो पता है, तो पृथ्वीराज रासो किसका हो जाएगा? चंद्रबरदाई का। तो बी का 4 किस में है? तो बी का 4 एक ही ऑप्शन में है। परमाल रासो किसका है? परमाल रासो जो है वो जगनिक का है, सी का 1 तो हमारे क्वेश्चन का। फिर भिशलदेव रासो जो है वो किसका हो जाएगा? नरपत नल्ला, और खुमार रासो दलपत विजय। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खुमार रासो के रचयिता हैं। कौन है खुमार रासो के रचयिता? दलपत विजय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिख साहित्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इसकी क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नाम दिया। इसका चारण काल, सिद्ध सामंत काल और अन्य नाम से भी उल्लेख है। इस समय का साहित्य मुख्यतः इन रूपों में मिलता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य और प्रकीर्ण साहित्य। सिख साहित्य का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन है संवत 1050 से 1350 की कला अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण जो है वो किसने किया? अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल को समय सीमा क्या मानी है? तो इन्होंने समय सीमा क्या मानी है? 1050 से संवत विक्रम संवत 1050 से
1375 तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, जय मयंक, जस चंद्रिका, आल्हाखंड, भक्तमाल। तो भक्तमाल है वीर गाथा काल की रचना जो है वो नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि नाभादास भक्ति काल के कवि थे। इनकी रचना जो है वो भक्तमाल है। प्रियादास की भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई। इसमें 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्पय में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सेमरू कहा जाता है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है और जय मयंक, जस चंद्रिका मधुकर भट्ट कवि की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से कौन से कवि जो हैं आदिकाल का नहीं है? चंद्रवरदाई, जगनिक, नाभादास, दलपत विजय। तो नाभादास जो हैं वो आदिकाल के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति, पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। जो विद्यापति पदावली जो है वो आदिकाल की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। इसकी व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन की कि पदावली जो है आदिकाल की रचना है, जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति श्रृंगार से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरसागर, बीजक, भ्रमर गीत भक्तमाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस जो है वो कौन सा है? तो प्रमुख रस जो है शांत, हास्य, वीर, करुण। तो वीर है। आदिकालीन का साहित्य का प्रमुख रस जो अगर पूछा जाए तो वो क्या होगा? वीर रस। इसकी व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन की। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण गाथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की ही थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो विद्यापति ने 14 ग्रंथों की रचना की थी। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि विद्यापति की आंशिक रचनाएं संस्कृत एवं अभट्ट में हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अभट्ट रचनाएं हैं। इनमें तीसरी रचना पदावली जो है इसकी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। इसमें कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा जो है अभट्ट है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इसकी अन्य रचनाएं भू परिक्रमा, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, विभाग सार, वर्ष कृत्य आगे जो है, और गया पतन, गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है।
विद्यापति का। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथ जो हैं वो 14 हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हैं वो मैथिली भाषा में हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। तो वो कौन सी है? कीर्ति पताका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए थे? कौन सी रचना जो की थी इन्होंने जो ये मैथिल कोकिल कहलाए थे? पदावली की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी व्याख्या देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति जिसकी रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाए हैं वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। अगला क्वेश्चन है कि देसल वान सब जन मिठा या प्रसिद्ध व्यक्ति उक्ति जो पंक्ति है वो किसकी है? तो ये भी जो है विद्यापति की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। इसकी जो अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? कौन है? विद्यापति, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। तो वो हैं विद्यापति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। विद्यापति ने ओइन बार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे। इनके गीत भाव, वैशिष्ट्य एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओइनाय बार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया था, यानी सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि जो है वो दी गई है? तो किसको दी गई है? विद्यापति को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो कौन सा है? कढ़ैपा जो है नाथ पंथों में शामिल नहीं है। जलधरी, पाँव, थार, भार, भरथरी, चूड़कार नाथ, ये सब जो हैं नाथपंथी साधक हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य में नहीं है? किसका संबंध है? सरहपा, कुकुरपा, सबरपा, गोपीचंद्र। जो गोपीचंद्र हैं वो सिद्ध साहित्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि सबरपा जो हैं इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध तो सिद्ध साहित्य से है। किससे है? सिद्ध साहित्य से। अगला क्वेश्चन है कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? नाथ पंथ के जो प्रणेता थे वो कौन थे? आदिनाथ। कौन थे? आदिनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। इसकी व्याख्या है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। आदिनाथ को किसका अवतार माना जाता है? भगवान शंकर का। इस संप्रदाय में 9 नाथ, गोरक्षनाथ, जलेंद्रनाथ, कर्णिकनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ और भ्रातनाथ और गोपीचंद्रनाथ को मुख्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। मतेंद्रनाथ, गोपीचंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, चूड़करनाथ। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम था मतेंद्रनाथ। अगला क्वेश्चन है,
नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? हठ योग का जो है वो है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग हठ योग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, कौन सा था? ब्रज। शून्य का जो पूरक तत्व था वो कौन सा था? ब्रज। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन की जो व्याख्या है वो देखते हैं कि तांत्रिक सिद्धों का मूलाधार लोकायतिक एवं भौतिकवाद था, किंतु समयती व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने उनको भी अपनी कालग्नि में लपेट लिया और वे 5 महाभूतों को समस्त भाव संसार का बीज मानने और एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने की बजाय चित्त को ही भाव भव तथा निर्माण का बीज मानकर चित्राकारणवादी बन बैठे। इंद्रियों तथा उनके विषयों को भी उन्होंने 5 भूतों पर आश्रित रखा, लेकिन छठी इंद्री अर्थात मन के केंद्र से वे उलटकर अर्ध आध्यात्मिकवादी और दिग्भ्रमित लोकायतवादी हो गए। इस प्रतिस्थापन का सूक्ष्म केंद्र मन हुआ। मन आदि रूपों में निर्मल तथा सहज स्वभाव वाला हुआ। यह संकल्प निवसित चित्त है। यही प्रज्ञा एवं उपाय के समागम से सम्मानित होकर बोध चित्त है, जिसमें शून्य एवं करुणा की अद्वैतता है। इस चित्त को प्राण द्वारा कमल में आसीन किया जाता, तब वह ब्रज रूप होता है। राग ही ब्रज है, उपाय है और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधन का पूरक है। करुणा भूषित राग ही महामुद्रा से समागम करने पर महाराग होता है, जो मोक्ष हेतु यह करुणा भूषित राग अर्थात महाराग शून्यता से समागम करने की प्रवृत्ति के कारण ब्रज राग है। अतः स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का जो पूरक तत्व है वो है ब्रज। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? डिंगल, अभ्रंश, अवहट्ट, संधा। तो ये कहा जाता है संधा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा वर्ण कथन जो है सत्य नहीं है? तो इस सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य की रचना 4 पदों और दोहाओं में मिलती है, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणय पिंगल भाषा में होता है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।